दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूं और आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मूल कर्तव्यों के विषय में। दोस्तों, अगर हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। एक तरह से देखा जाए तो अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। एक के अभाव में दूसरा महत्वहीन हो जाता है। अगर भारतीय संविधान 6 मूल अधिकारों की व्यवस्था करता है तो वही संविधान 11 मूल कर्तव्यों की भी बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है। एक बार भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जस्टिस एन वी रमन्ना ने कहा था कि जो मूल कर्तव्य हैं उनका उद्देश्य जो सामाजिक बदलाव है, रचनात्मकता की ओर, समृद्धि की ओर, उनकी दिशा तय करना है। अगर हम प्राचीन समय में बात करें मूल कर्तव्यों की तो सिसरो हैं, एक रोमन फिलॉसफर हुए हैं सिसरो। इन्होंने भी मूल कर्तव्यों पर काफी कुछ कहा है। उनका मानना है कि जो मूल कर्तव्य हैं वो साहस, न्याय और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों से अवतरित होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो राष्ट्रीय कर्तव्य हैं और स्वाभाविक सी बात है कि जिस भूमि पर हम रहते हैं उसके प्रति हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं। एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन है, एक कमिटमेंट है अपनी जमीन के प्रति, जो मूल कर्तव्यों के माध्यम से हम पूरा करते हैं। और ऐसा नहीं है कि संविधान में ही इन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। प्राचीन काल से ही अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों पर भी जोर दिया गया है। अगर हम भगवान श्री राम के आदर्श का अवलोकन करें तो हमें ये बात पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि वो एक नैतिक व्यक्ति थे और किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के प्रति, अपने पिता के प्रति और अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन किया। और प्राचीन भारत की सबसे बड़ी विशेषता यही रही है कि राजा और प्रजा दोनों के कर्तव्यों का जिक्र है अलग अलग मौकों पर। तो मूल अधिकार ही खाली महत्वपूर्ण नहीं है, मूल कर्तव्य भी महत्वपूर्ण हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे देशों में मूल कर्तव्यों की भी व्यवस्था है मूल अधिकारों के साथ साथ। और सोवियत संघ, जो कि अब अस्तित्व में नहीं है, वो पहला देश था जिसने मूल कर्तव्यों को शामिल किया था संविधान में। तो सोवियत संघ के अलावा भी अनेक देश हैं, जैसे पोलैंड, अल्बानिया, चाइना, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड्स,
वियतनाम, जापान, इन सारे देशों में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। भारत में अगर देखा जाए, भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, तो मूल अधिकार तो थे भारतीय संविधान में मौलिक रूप से, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। इस तरह के प्रोविजंस नहीं थे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करते हों। हाँ, कुछ अंश में, कुछ मात्रा में अगर देखा जाए, कुछ अंश में अपवाद के तौर पर, एक्सेप्शन के तौर पर एक संविधान का अनुच्छेद 33 है, उसमें कुछ मूल कर्तव्यों की बात की गई है, और ये कर्तव्य सभी के लिए नहीं है, बल्कि ये आर्म्ड फोर्सेस के लिए हैं, जिनसे अपेक्षा की गई है कि वो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, उनमें अनुशासन का पालन करेंगे, ऐसा उनका कर्तव्य होगा। तो ये अनुच्छेद 33 में आंशिक तौर पर मूल कर्तव्य मौजूद रहे हैं भारतीय संविधान में भी, लेकिन व्यापक रूप से अगर हम विचार करें तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान मौलिक रूप से नहीं था। 2 बड़े संविधान संशोधन हुए हैं। एक 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1976 में, और दूसरा 86वां संविधान संशोधन हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन दोनों ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में शामिल किया है। अगर हम 42वें संवैधानिक संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें 42nd की, तो ये 1976 में लाया गया था, और इसने नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया। 2002 में किए गए 86वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसने भी संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया, लेकिन इसमें जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको शामिल किया गया। कुल मिला के जो संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं, उसमें से 10 को 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के जरिए संविधान में स्थान दिया गया, लेकिन जो 11वां मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के माध्यम से संविधान में स्थान दिया गया, और ये कहा गया कि जो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे हैं, तो ये प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो उन्हें स्कूल भेजें, शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजें। हालांकि 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 ने बच्चों के मूल अधिकार को भी शामिल किया, जिसको हम RTE कहते हैं, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, या बुनियादी शिक्षा का अधिकार। तो कुल मिला के देखें तो इस समय वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, और अगर हम इनके बारे में जानना चाहें और विस्तार से तो इन पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण है 11 मूल कर्तव्यों के विषय में जानना। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि पहला, हालांकि सारे के सारे कर्तव्य हैं महत्वपूर्ण है, पहला जो उनमें से है वो है कि संविधान का सम्मान करना, संविधान में जो आदर्श दिए गए हैं उनका सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य है कि हम भारत में रहते हैं और इसी देश से उपजे हैं हम, तो हमारा ये
नैतिक कर्तव्य है कि हम संविधान, उसमें वर्णित आदर्शों का और राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का सम्मान करें। मित्रों, कई बार होता है कि हम स्कूल के पास से किसी से कहीं से गुजर रहे होते हैं और अचानक राष्ट्रगान की ध्वनि कानों में आती है, तो मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि लोग वहीं पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसा कई बार हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है कि नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। दूसरे मूल कर्तव्य की बात करें तो दूसरे मूल कर्तव्य में ये बात कही गई है कि उन महान आदर्शों का, उन महान मूल्यों का हमें सम्मान करना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए किए गए स्वतंत्रता संघर्ष को प्रेरित किया हो। टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। भारतीय संघर्षरत थे, सालों तक तत्पश्चात अनेक बलिदान के कारण ही भारत को आज़ादी मिली। और ये जो स्वतंत्रता संघर्ष था, इस संघर्ष को अनेक जो विचार हैं, अनेक जो उच्च आदर्श हैं, वो प्रेरित कर रहे थे। जैसे गांधी जी की बात करें तो सत्य, अहिंसा जैसे महान आदर्श जो इस देश में प्राचीन काल से ही रहे हैं, वो प्रेरित कर रहे थे। समानता की भावना वो प्रेरित कर रही थी। और यह अनुभूति कि भारत भी एक राष्ट्र है और भारत को इस नाते आत्मनिर्णय का पूरा अधिकार है। तो ऐसे बड़े बड़े जो मूल्य थे वो स्वतंत्रता संघर्ष के लिए स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित कर रहे थे। तो हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि ऐसे बड़े बड़े मूल्यों का सम्मान करना। तीसरा जो मूल कर्तव्य है वो कहता है कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना और उसकी रक्षा करना। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मित्रों, संप्रभुता के विषय में हम पूर्व में ही एक पॉडकास्ट अपलोड कर चुके हैं, आप उसके विषय में जान सकते हैं। संप्रभुता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, राज्य का प्राण है। जैसे 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे, हम संप्रभुता संपन्न हुए थे। तो एक तरह से राज्य की आत्मा है संप्रभुता। भारत की एकता और अखंडता महत्वपूर्ण है और हमें भारतीय होने के नाते इसकी रक्षा करनी है। भारत की संप्रभुता की, भारत की एकता की और भारत की अखंडता की हम किसी भी रूप में अपना योगदान दे रहे हों। ये ज़रूरी नहीं है कि देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने का दायित्व सशस्त्र सेनाओं का है। प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है कि वो जिस भी परिस्थिति में है, जहाँ भी वो है, कार्य कर रहा है, योगदान दे रहा है देश के निर्माण में, कोई भी भूमिका हो, उसको प्रयास करना है कि वो सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी है जो देश की, उसको प्रोटेक्ट करे। चौथा जो मूल कर्तव्य है वो है टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। देश की रक्षा करना और ज़रूरत पड़ने पर देश की सेवा करना। कभी कोई ऐसी विकट स्थिति देश के सामने उत्पन्न हो जाए, खासतौर पर अगर कोई बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति हो जाए, तो ऐसे में अगर देश को हमारी ज़रूरत है देश की सरहदों की रक्षा करने के लिए, तो हमें निश्चित रूप से अपनी सेवाएं देने से पीछे नहीं हटना है, बल्कि आगे बढ़कर हमें सेवाएं देनी है। इसके लिए मैं एक बात कहूँगा कि जब अपना ही अनुभव मैं साझा करूँगा कि जब कारगिल युद्ध चल रहा था तो
हम स्कूल में पढ़ते थे और देखा जाए तो बहुत ज़बरदस्त उत्साह था। आसपास के गांव में बच्चे एक उत्साहित थे, जो युवा थे, नवयुवा थे, उत्साहित थे कि उनको भी मौका मिलना चाहिए देश की रक्षा करने के लिए। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं। पांचवा जो मूल कर्तव्य है वो कहता है कि टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women. भारत विविधताओं का देश है। अनेक समूह, अनेक मतावलंबी भारत में रहते हैं और सभी के मध्य एक कॉमन ब्रदरहुड, एक भाईचारा का विकास करना सभी के मध्य, वो चाहे रिलीजियस हों, धार्मिक हों, भाषाई हों, क्षेत्रीय हों, जिस भी प्रकार के हों, वो सभी एक हैं। भारत की विविधता में एक मजबूत एकता निवास करती है। हमें इस बात को महत्व देना है। इसके अलावा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं, बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले महीने गणतंत्र दिवस में हमने भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन देखा, बहुत सुंदर था। ये एक नए भारत की बुलंद तस्वीर नज़र आई। तो स्त्रियों को, नारियों को मौका मिला है अपनी प्रतिभा को दिखाने का, तो ज़रूर वो कर रही हैं। और ये संविधान उम्मीद करता है प्रत्येक नागरिक से कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ हैं। आपको पता है मित्रों कि अनेक ऐसी प्रथाएं थीं, अनेक ऐसी कुरीतियां थीं जो स्त्रियों के लिए अत्यंत पीड़ादायक थीं और सभ्य समाज के तौर पर निश्चित रूप से अस्वीकार्य होनी चाहिए, जैसे कि सती प्रथा। आपको पता है राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें भारत का प्रथम समाज सुधारक कहा जाता है, उन्होंने बहुत प्रयास किए थे और उनके प्रयासों का परिणाम था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के ज़माने में सती प्रथा के खिलाफ कानून आया और 1829 शायद ये साल था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जब से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ थीं जो स्त्रियों के सम्मान के खिलाफ थीं। छठवां मौलिक कर्तव्य है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर। भारतीय संस्कृति एक महान संस्कृति है, हजारों सालों का इतिहास स्वयं में समाहित किए हुए है और एक रिच हेरिटेज है। आप कहीं भी जाएं, देश के किसी भी कोने में हों, आपको ये हेरिटेज नज़र आती है, आपको दिखाई देती है। देश के लाखों गाँवों में, शहरों में, सड़कों में, बाज़ारों में, मेलों में, सब जगह आपको एक महान संस्कृति, एक कॉम्पोजिट कल्चर का नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसी संस्कृति को, ऐसे मूल्यों को बचा के रखना है, ये भी एक मूल कर्तव्य है प्रत्येक नागरिक का। सातवां मूल कर्तव्य है कि अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। उसमें फॉरेस्ट हैं, यानी कि वन हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, वन्य जीव जंतु हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण, वो हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है भारतीय चिंतकों के लिए, भारतीय समाज सुधारकों के लिए, भारतीय नेतृत्व के लिए प्राचीन काल से ही। और हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। तो इस परंपरा को आगे बढ़ाना है और हमें अपने आसपास के पर्यावरण को शुद्ध रखना है और प्रयास करना है कि यह कहीं से भी गंदा ना हो और मजबूत रहे, ताकि हम अपने पीछे एक समृद्ध नैसर्गिक विरासत छोड़ जाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो सातवां जो मूल कर्तव्य है, दैट इज टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ
एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, यानी कि जीव जंतुओं के प्रति दया भाव रखना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहना और इसकी रक्षा करना, उसको बढ़ावा देना। आठवां जो मूल कर्तव्य है वो है टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, मानववाद का विकास करना और अन्वेषण की भावना का विकास करना, टू डेवलप द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। देखिए, हमारी बहुत सी समस्याएं इसलिए होती हैं कि हमारा टेम्परामेंट जो है वो साइंटिफिक नहीं होता। बहुत सारी समस्याएं, चाहे वो सामाजिक हों, राजनीतिक हों, आर्थिक हों, उनका समाधान अगर खोजा जाए तो उसके लिए सबसे उपयुक्त जो माध्यम है वो है साइंटिफिक मेथड। और आज हम विज्ञान के ज़माने में रह रहे हैं, विज्ञान ने हमारे जीवन को बदला है। तो कुल मिला के ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि जो साइंस है वो निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है मानव जीवन को सुखी और समृद्ध बनाने के लिए। तो व्यक्ति के रूप में अगर हमारे पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है तो निश्चित रूप से हम प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इज़राइल के नागरिकों में आपने देखा कि किस तरीके से 1948 के पश्चात उन्होंने अपनी ज़मीन को न सिर्फ उपयोगी बनाया, उपजाऊ बनाया, बल्कि अनेक ऐसी कठिनाइयाँ मौजूद थीं जिनको उन्होंने ओवरकम किया। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह साइंटिफिक टेम्परामेंट थी। जापान का उदाहरण हम ले सकते हैं, एक ऐसा देश जहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जापान का कृषि योग्य नहीं है और सुनामी आती रहती। इसके बावजूद भी जापान के लोगों ने साइंटिफिक टेम्परामेंट अडॉप्ट किया और जापान दुनिया की एक बड़ी ताकत बन के उभरा। तो उसमें साइंटिफिक टेम्परामेंट का बहुत बड़ा योगदान है। भारत चांद तक पहुंचा तो चांद तक पहुंचाने में ऐसी ही साइंटिफिक टेम्परामेंट का योगदान है। तो हम नित नई ऊंचाइयों को छुएं, स्पर्श करें। ऐसे में ज़रूरी है कि हम विज्ञान को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ें। नवा जो मौलिक कर्तव्य है वो है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, एब्जॉर्व वायलेंस। सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अखबारों में पढ़ते हैं, हम अक्सर टेलीविज़न में, न्यूज़ में देखते हैं कि कैसे सार्वजनिक संपत्ति को अनेक कारणों से नुकसान पहुंचाया जाता है या जा रहा है। तो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं उनका त्याग करना चाहिए एक देश के नागरिक को। और कोई भी विरोध है, कोई भी ऐसी प्रक्रिया है जिसके जो हिंसा को प्रोत्साहित करती है या जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसका त्याग करना चाहिए। संविधान हर नागरिक को हक देता है कि वो अपनी बात कह सके, यहाँ तक कि विरोध प्रदर्शन का भी अधिकार है, लेकिन संवैधानिक तरीके से विधि विहित प्रक्रिया के जरिए। हिंसा से दूर रहना। भारत एक अहिंसावादी देश रहा है। गांधी जी का जो दर्शन है, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, अगर हम इन सबको देखें और किसी भी महापुरुष या महान विभूति के जीवन का अध्ययन करें तो उन्होंने हमेशा अहिंसा को प्रोत्साहित किया है। तो हमें हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम भी हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सेलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी so that the nation constantly rises to higher level of endeavor and achievement। कोशिश करनी चाहिए हमें व्यक्ति के रूप में और समूह के रूप में आगे बढ़ने की। और इससे क्या होगा कि देश हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। हर दिन हमारे लिए नया होना चाहिए, हर दिन हमारे लिए नए असाइनमेंट के तौर पर होना चाहिए और हमें एक एक क्षण का उपयोग करना चाहिए, अपने एक एक संसाधन का उपयोग करना चाहिए प्रगति की दिशा में।
और इस प्रकार से देश एक महान देश बनेगा। 11वां मौलिक कर्तव्य है, जहाँ तक 11th फंडामेंटल राइट है, वो कहता है कि जो भी पेरेंट या गार्जियन हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी, नैतिक जिम्मेदारी होगी कि वो अपने बच्चों को शिक्षित कराएं, बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसे बच्चे जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, अब तो उनका बुनियादी शिक्षा जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा है, उनका मौलिक अधिकार है। तो ऐसे बच्चों को स्कूल भेजना ये माता पिता की जिम्मेदारी है, ताकि बच्चे पढ़ें लिखें और एक मजबूत नागरिक बने, व्यक्तिगत जीवन में और सार्वजनिक जीवन में वो एक रचनात्मक भूमिका निभा सकें। तो कुल मिला के 10 मूल कर्तव्य थे मौलिक रूप से। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। तो ये कहना कि कौन सा मौलिक कर्तव्य सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सा कम महत्वपूर्ण है, ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप मौलिक कर्तव्यों की भावना को समझें तो 11 के 11 मौलिक कर्तव्य महत्वपूर्ण हैं और ये हमें नागरिक बोध कराते हैं, हमें हमारी जिम्मेदारी से रूबरू कराते हैं और हमारा एक मकसद तय करते हैं इस पवित्र ज़मीन के लिए जिसे हम भारत कहते हैं। तो हमें अपने देश की उन्नति में भागीदार बनना चाहिए और मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उम्मीद है आपको 10 और 1 10+1 यानी कि 11 मौलिक कर्तव्य समझ में आ गए होंगे। आपके विचारों का स्वागत है। धन्यवाद।